हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो है पहला लेसन है पादपों में पोषण। इसको पार्ट 1 में हमने आधा लेसन लगभग कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके जो है आगे लेसन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। पहला लेसन है हमारा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण और इसके बारे में हम पार्ट 1 में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं और इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो ये जो है पत्तियों में जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, यहाँ तक ये हो गया था। अब हम लोग आगे आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादप जो होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और भी खाद्यों का संश्लेषण होता है, ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी जो पौधे होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन जो होता है वो केवल प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। ये याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है ये नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होता ही होता है, लेकिन इसमें इसके साथ में नाइट्रोजन भी होता है। और पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में देखा होगा कि वायु में जो होता है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। तो जो नाइट्रोजन होती है ये गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं वायुमंडल में तो बहुत नाइट्रोजन है, लेकिन क्या पौधे गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं? नहीं। जो नाइट्रोजन का ये अवशोषण करते हैं ये मिट्टी से करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेत में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पदार्थों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो वायुमंडल में तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन का सीधे से पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन जो होता है ये मृदा में निर्मुक्त कर दिया जाता है, यानी इसको नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। और ये देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में नाइट्रोजन यानी खाद डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है जो जल के साथ घुलकर पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पौधे जो होते हैं वो जल में घुली हुई नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पादपों की जो पोषण की विधियाँ हैं वो अन्य विधियाँ किस प्रकार से होती हैं? क्या सभी
पादप एक ही तरह से पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। हर प्रकार के पौधे अलग अलग तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ पादप पौधे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, लेकिन क्या वो भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वे कैसे करते हैं और कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह वे पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। इसको हम विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक पेड़ है इस पे ये पीला रंग की एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है। ये अमरबेल है। ये क्या है? ये अमरबेल है। पीला पेड़ पर देखा होगा कि जिस पेड़ पर पड़ी रहती है वो पूरे धीरे धीरे उस पेड़ को ढक लेती है। इसको हम क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी। क्या कहलाता है? ये परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी होते हैं? आपको इस विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर दो चीजें समझ लीजिए। तो यहाँ पर जिस पेड़ पर अमरबेल होती है वह पेड़ तो एक परपोषी की तरह कार्य करता है। वो किसकी तरह कार्य करता है? और परपोषी की तरह कार्य करता है। और जो अमरबेल होता है ये एक प्रकार का परजीवी होता है। क्या होता है? ये परजीवी होता है, क्योंकि ये जिस पौधे पर होता है ये उसी के जो है पोषक पदार्थों को खींचता रहता है। इसी प्रकार जो अमरबेल के अलावा कुछ जंतु भी होते हैं जो परजीवी की तरह कार्य करते हैं। क्या आपने ऐसे पहली जानना चाहती है, क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक भी जीव परजीवी हैं? बिल्कुल। इसमें बताया गया है जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, खटमल हो गया, जू हो गया, जोंक जैसे भी परजीवी हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में पादपों को देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घटपर्णी का चित्र है। इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण होता है। जो ये घड़े की तरह जो संरचनाओं का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा कि घड़े की तरह जो संरचना का निर्माण होता है ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका होता है? पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका? पत्तियों का रूपांतरण होता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाता है। जो पत्ती का शीर्ष भाग होता है वो घड़े का ढक्कन बन जाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकले रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के
रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं इनको हम कीट भक्षी पादप कहते हैं। और कुछ कीट भक्षी पादप हैं, जैसे यहाँ पर एक घटपर्णी है। घटपर्णी है, ये भी एक कीट भक्षी पादप है। घटपर्णी क्या है? कीट पक्षी पादप है, कीट भक्षी पादप है। इसके अलावा वीनस वीनस फ्लाई ट्रैप, ये याद रखिए, नाम याद रखिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के अतिरिक्त सेंड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? बूझो यह जानना चाहता है कि जो घटपर्णी होता है, जो ये घटपर्णी है, ये हरा होने के बावजूद भी कीटों का भक्षण क्यों करता है? जाहिर सी बात है, जो पौधे हरे होते हैं वो अपना भोजन तो बना लेते हैं, तो उन्हें कीटों के भक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या यह संभव है कि सब इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये पौधे में क्या होता है कि नाइट्रोजन की जिस स्थान पर ये कीटभक्षी पौधे उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर जो गारो खासी हिल्स पहाड़ियाँ हैं उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, वहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये पौधों के नाम जरूर याद रखिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप और सेंड्रू कीट भक्षी हैं, और एक घटपर्णी। इसके अतिरिक्त एक प्रकार के और पौधे होते हैं, मृतजीवी पौधे। कौन होते हैं? मृतजीवी पौधे, या इनको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु टूटी टहनियाँ या तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो ऐसे पौधे जो होते हैं, जैसे यहाँ पर देखा होगा ये मशरूम, इसको हम छत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक। ये वाइट रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्रियाकलाप है इसमें बताया गया है कि एक ब्रेड डबल रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी उष्ण नम एवं उस स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना दिखाई देने लगे। चित्र 1.8 में यहाँ पर देखिए, ये ब्रेड है, इसको भिगो कर जो है 2-3 दिन के लिए रख दें। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करें और अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये जीव कवक या फंगई कहलाते हैं। कवक या फंगी, इंग्लिश में कहते हैं फंगी। इनको हम क्या कहते हैं? कवक या फंगी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कवक या फंगी कहते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटन कारण यानी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की तरह कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण एवं विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत
एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मृतजीवी जीव होते हैं ये सड़ी गली वस्तुओं को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं उनको पोषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे पोषण को हम मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, और ऐसे जंतुओं को मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका मशरूम है, ईस्ट है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। कवक यानी फंगई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अब वाक्यों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा करें। और जो कवक जो होता है, कवक की वृद्धि के लिए वर्षा का मौसम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। वर्षा की प्रतियां जो होती हैं वो सब अच्छी होती हैं, क्योंकि इस वर्षा में भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो सड़ गल या नष्ट हो जाती हैं, जो कवकों का एक अच्छा भोजन तैयार करती हैं, ठीक है। तो मृतोपजीवी पौधे वे होते हैं जो मृत पदार्थों को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो जाती है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक, ये याद रखिएगा, ईस्ट और छत्रक कहते हैं मशरूम को। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी होते हैं। जो ईस्ट और जो छत्रक होता है, मशरूम होता है, ये कवक भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो उपयोगी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना पोषण एवं आवास एक दूसरे को साझा करते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कवक वृक्ष को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण में उन्हें सहायता मिलती है, और वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार कुछ कवक ऐसे होते हैं जो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष जो होते हैं कवक को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक को अवशोषण में सहायता मिलती है। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। जैसे लाइकेन देखा होगा, लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण होता है। लाइकेन क्या होता है? एक सहजीवी का उदाहरण होता है। इसका जो एक होता है ये शैवाल और कवक से बना होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का आवास प्रदान करता है। जो कवक होता है वो शैवाल को क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन एक सहजीवी होता है। ये क्या होते हैं? ये दोनों साथ साथ रहते हैं। शैवाल में क्या होता है?
शैवाल हरे होते हैं और इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जो कवक होता है वो शैवाल के लिए रहने के लिए क्या करता है? आवास, पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि बदले में शैवाल पोषक तत्व को क्या करता है कि उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य, जो संश्लेषित खाद्य होता है वो कवक को देता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है ये सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन जो है सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? जो मृदा होती है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इनमें जो है पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति कैसे होती है, देखते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचों के लान एवं गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है, क्योंकि जो पौधा होता है वो क्या करता है? पौधा जो होता है वो मृदा से पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्वों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। जो खाद होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखा होगा किसान क्या करता है कि जो खाद होती है उनको अपने खेतों में डालता है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रह सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को जो होता है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये नाइट्रोजनी पदार्थ होता है और नाइट्रोजन की अधिकता की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल कट जाती है तो क्या होता है? मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में प्रचुर नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु इस पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वह पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। देखा होगा कि वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे क्या करते हैं कि जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे गैस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का गैस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को विलेय के यानी लिक्विड के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइजोबियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो वायु में जो नाइट्रोजन होती है इसको विलेय पदार्थों में यानी लिक्विड में बदल देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये जितनी दलहने पौधे होते हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, जहाँ इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को क्या करता है? राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध होता है। ये याद रखिएगा कि राइजोबियम भी क्या होता है? एक प्रकार से सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध में किसानों के लिए विशेष महत्व है कि दालों की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि
जानते हो आप, राइजोबियम जीवाणु की सहायता से क्या होता है, जितनी भी नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को लिक्विड में बदल देता है, जिससे पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी तथा मृतोपजीवी। परजीवी जैसे आपने पढ़ा है कि अमरबेल कैसा है, अमरबेल कैसा है, परजीवी है। मृतोपजीवी जैसे मृतजीवी जैसे जैसे छत्रक हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, तथा मृतोपजीवी परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें हम विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, जाहिर सी बात है वो विषम पोषी। क्या हम कह सकते हैं कि कीट बच्चे भी आंशिक विषमपोषी हैं? कीट बच्चे भी क्या होते हैं, आंशिक विषमपोषी होते हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि कीट बच्चे क्या हैं, आंशिक विषमपोषी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये लेसन हमारा पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य का स्वयं संश्लेषण करते हैं, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और स्वयं का खाद्य संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। देखा होगा जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये मृतजीवी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जो कवक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी। अमर बेल क्या होता है, परजीवी। और ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीवों अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ऐसे हम पौधों को क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जाहिर सी बात है, जीवों में उनके शारीरिक और वृद्धि और विकास के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर होता है। परजीवी दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिस पर रहते हैं उसी से अपना खाद्य पदार्थ लेते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मतलब मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आप पत्ती में मंड स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है परीक्षण, ये लिखने वाला क्वेश्चन है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। हरे पौधे पादप क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, स्वपोषी।
क्वेश्चन नंबर पादपों का संश्लेषण खाद्य का भंडार के रूप में किया जाता है। पादपों का संश्लेषण खाद्य का भंडार, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8, अमरबेल उदाहरण है किसी का? तो अमरबेल जो होता है ये परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। अमरबेल जो होता है ये परजीवी होता है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो ये घंट प्राणी है। यही क्या होता है? कीटभक्षी पौधे जिसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कॉलम है इसमें, देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन जो होता है वो जीवाणु। नाइट्रोजन किसमें होता है? जीवाणु में। अमरबेल, अमरबेल परजीवी पौधा है। कैसा है? परजीवी है। कीटभक्षी, कीटभक्षी पर्णघट्टी। और जंतु कैसा है? परपोषित। जंतु कैसे होते हैं? परपोषित। सत्य सत्य है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कहते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, ये भी क्या है? गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सौर ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये भी सही है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो आप लोगों को बताया है कि स्टोमेटा यानी रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या होती है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो वो क्या होती है? वो होता है पत्तियां। वो क्या होता है? पत्तियां। वो क्या होता है? पत्तियां। तो ये हमारा लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अगला लेसन हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, वो भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी प्रकार हम पूरी एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। धन्यवाद।